सभी स्टूडेंट्स और ऑडियंस को मेरा नमस्कार। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही चल रही होगी। आज अपन अपने इस महाविद्यालय के चैनल के माध्यम से एक बार फिर विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सबको ध्यान है कि जस्ट पिछली कक्षा में अपन ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जुडिशियल रिव्यू की चर्चा की थी, न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा की थी, और आज हम इस टॉपिक में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के संबंध में एक ऐसे मुद्दे को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अलग से एक्सप्लेन करके पूछा जाता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो दो आधारों पर हो सकता है, एक तो समर्थकारी कानून की अधिकारातीतता के आधार पर और दूसरा संविधान की अधिकारातीतता के आधार पर। ठीक है, लेकिन अंदर जाकर जो सवाल डिस्कस किया जाता है वो ये है कि देखो, जिस समर्थकारी या मूल कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यायोजित विधायन को निर्मित किया जाता है, उस संबंध में जो प्रक्रिया है वो उस समर्थकारी कानून में दी हुई होती है। देखो, हर कानून को लागू करने का मैकेनिज्म या उसकी प्रक्रिया जो है संबंधित समर्थकारी अधिनियम में दी गई होती है, और प्रत्येक अधिनियम को लागू करने के लिए हमें एक विशिष्ट प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, और उस प्रक्रिया को हम अपनी मर्जी से ओवर रूल नहीं कर सकते। तो यहाँ एक चुनौती के ऐसे आधार की अपन चर्चा कर रहे हैं जिसका टाइटल आपके सामने है, वो ये है, देखिए, प्रत्यायोजित विधायन, प्रक्रियात्मक शक्ति प्रस्तुता या अधिकारातीतता, अल्ट्रा वायरस अधिकारातीतता। तो देखो, यदि किसी समर्थकारी कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यायोजित विधायन को निर्मित किया जाता है, तो उस प्रत्यायोजित विधायन को लागू करते समय यदि कोई ऐसा प्रावधान बना दिया गया है जिससे उस समर्थकारी कानून में प्रपोज की गई प्रक्रिया का उल्लंघन होता है, तो इसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, अधिकारातीत माना जाएगा, और इस आधार पर न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है और इससे प्रभावहीन बनाया जा सकता है। तो देखिए, इस संबंध में प्रक्रियात्मक अधिकारातीतता का आधार, तो इसमें दो आधार आपके सामने हैं। पहला देखिए, यदि समर्थकारी अधिनियम या जिस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यायोजित विधायन को निर्मित किया जाता है, यदि समर्थकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, तो ये माना जाएगा कि ये उस समर्थकारी अधिनियम का प्रक्रियात्मक उल्लंघन हुआ है या उस अधिनियम में प्रपोज की गई प्रक्रिया को ओवर रूल किया गया है। दूसरी बात देखिए, यदि विहित प्रक्रिया, अब देखो मैं आपको बता दूं कि नीचे वाले से पहले जो समर्थकारी अधिनियम होते हैं उनमें विहित प्रक्रिया जो है उसके भी दो रूप हो सकते हैं, एक मैंडेटरी या आदेशात्मक होती है और दूसरी डायरेक्टिव या निर्देशात्मक होती है। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि समर्थकारी कानून की उसी प्रक्रिया को लागू या फॉलो करने की जिम्मेदारी या बाध्यता प्रत्यायोजित विधायन में होती है जो समर्थकारी कानून में आदेशात्मक होती है। अगर निर्देशात्मक है तो उसे फॉलो करने के लिए प्रत्यायोजित विधान बाध्य नहीं होते हैं। तो ये देखिए, इसमें दूसरा बिंदु, यदि विहित प्रक्रिया आदेशात्मक हो तो ही उसे फॉलो करने की आवश्यकता है, न कि निर्देशात्मक। अब यहाँ देखिए, सवाल अपने सामने ये आता है कि किसी समर्थकारी कानून में दी गई प्रक्रिया आदेशात्मक है या निर्देशात्मक। तो जो आदेशात्मक होंगी उनके साथ शैल का प्रयोग होगा। बाध्यता या ऑब्लिगेशन को दर्शाने के लिए जिस मॉडल को यूज किया जाता है वो है शैल। ठीक है, या फिर जैसे अपन शैल का सब्जेक्ट के साथ क्रॉस इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्लिगेशन का भाव शो करते हैं। फिर देखिए, यहाँ इस बात को, प्रक्रियात्मक निर्णयों में निम्न तीन शर्तें मुख्यतः विवेचनाधीन होती है।
देखो, जहां ये सवाल उठता है कि प्रत्यायोजित विधायन में प्रक्रियात्मक जो नियम हैं उनका उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे मुद्दे पर कौन सी बातों को डिस्कस किया जाएगा या किन बातों पर मंथन किया जाएगा, इस संबंध में हमारे सामने 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली बात यह होती है कि प्रभावित हितों या किसी विशेषज्ञ निकाय से परामर्श किया जा सकता है। तो सबसे पहले जिन लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं उनसे, या जिस मुद्दे से संबंधित प्रत्यायोजित विधायन है उसके एक्सपर्ट बॉडीज से डिस्कशन किया जा सकता है। उसमें प्रश्न भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। तो पहली बात, जिन लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं या तो उनसे, या फिर जो उस मुद्दे पर एक्सपर्ट की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं से विचार विमर्श किया जा सकता है। दूसरा बिंदु जो इसमें आता है वह है प्रत्यायोजित विधायन का प्रकाशन। तो देखो, प्रत्यायोजित विधायन का प्रकाशन जो है वो प्रक्रिया का ही हिस्सा है। तो ये देखा जाता है कि प्रॉपरली या युक्ति संगत तरीके से या युक्तिपूर्वक या ढंग से उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रकाशन हुआ है या नहीं, इस पर मंथन किया जा सकता है। तीसरी बात जो अपने सामने है वो है विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करना। तो विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करने का जो सिस्टम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि प्रकाशन के बाद 7 से 30 दिन के भीतर उसको पार्लियामेंट या विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया है या नहीं किया है, और 7 से 30 दिन की अवधि के बीच भी मैंने आपको ये शब्द बताया था यथाशीघ्र। अब यथाशीघ्र क्या है? ये प्रत्येक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के मामले में तथ्य और परिस्थितियों का प्रश्न है। तो ये सवाल जो है वो डिस्कस किया जाता है। ये 3 मुद्दे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की प्रक्रियात्मक अधिकारातीतता के संबंध में विचारणीय होती है, और इन तीनों बिंदुओं के ऊपर, क्योंकि इन तीनों का संबंध किससे है? प्रक्रिया से है, मैकेनिज्म से है। फिर देखो, इस संबंध में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉपुलर केस की अपन चर्चा करें कि प्रक्रिया जो है वो किसी समर्थकारी कानून में आदेशात्मक है या निर्देशात्मक। इस बात को डिसाइड करने के लिए हमारे सामने महत्वपूर्ण केस है रजा बुलंद शुगर कंपनी वर्सेस द म्युनिसिपल बोर्ड रामपुर। इसमें यह बताया कि किसी समर्थकारी कानून में दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना है या नहीं करना है, या प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए कार्यपालिका बाध्य है या नहीं, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में उसको अक्सर से फॉलो किया जाएगा या नहीं। इस बात को डिसाइड करने के लिए ये शब्द उस समर्थकारी कानून में हमें यदि मिलता है तो बाध्यता है, अन्यथा किसी भी समर्थकारी कानून में जिस प्रक्रिया को पेश किया गया है उसे निर्देशात्मक ही माना जाएगा। तो इस प्रकार 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्यायोजित विधायन की प्रक्रियात्मक अधिकारातीतता में हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली 2 चीज़ें मतलब किन 2 आधारों पर, तो ये पहले 2 आधार, और कौन से जो बातें हैं जिनके ऊपर हमें मंथन या विवेचना करनी है, तो ये 3 बातें जो हैं इनके ऊपर हमें मंथन करना है। इस प्रकार जो समर्थकारी कानून में प्रपोज की गई प्रक्रिया है उसका कहीं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, उसके लिए अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। इस बात को जब अपन डिस्कस करेंगे तो ये कंटेंट्स जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग्स जो है मैंने आपके सामने रख दिए। थैंक यू सो मच।